देखो बेटा, हमारा आज के चैप्टर का नाम है, ये चैप्टर 3 है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम आती है तो उसमें कैसे टैक्सेबिलिटी होगी। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, कह रहा द एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। कह रहा किसी भी प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू। प्रॉपर्टी का मतलब चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे लैंड से जुड़ी हुई कोई भी चीज हो, और उसका जो एसएससी है वो मालिक होना चाहिए, और उस मालिक का जो इनकम है सेक्शन 24 के डिडक्शन मिलेगी। उसके बाद जो बचेगा पैसा उस पर टैक्स लगेगा। मतलब क्या कहना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई भी इनकम जनरेट होती है, उसने एनुअल वैल्यू बोली है ना, कहता मान लो ये एनुअल वैल्यू निकली आपकी, एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी निकली, उसमें आप माइनस कर देना क्या, डिडक्शन, अंडर सेक्शन 24 को माइनस कर देना। फिर जो अमाउंट बचेगा उस पे आप टैक्सेबल इनकम, उसको आप टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोलोगे। कोई डाउट? नो सर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ये जो प्रॉपर्टी की बात चल रही है, कह रहा है वो प्रॉपर्टी या फिर कोई भी हिस्सा उसका एसएससी के द्वारा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए किसी भी बिजनेस और प्रोफेशन में। अगर तुम्हारी प्रॉपर्टी किसी बिजनेस या प्रोफेशन में इस्तेमाल कर रहे हो तो उस कंडीशन में वो जो पैसा वहां से कमाओगे वो सारा टैक्स किसके अंडर लगेगा, प्रॉफिट के अंडर चला जाएगा। मतलब अगर तुमने अपने जो उस मकान को किसी बिजनेस में लगाया तो वहां से जो भी इनकम अराइज होगी वो तुम्हारी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में जाके चार्ज हो जाएगी। कोई डाउट? सर तो जो इनकम हमको अगर मिल रही है हाउस प्रॉपर्टी से तो वो तभी तो मिलेगी ना अगर हम उसको किसी बिजनेस की यूज में लगा रहे हैं, वरना नहीं नहीं, मैं हमको। समझाता हूँ। जैसे कि बेटा तू जॉब करती है, ठीक है, तेरी 2-3 बिल्डिंग है, तूने रेंट पे चढ़ा रखा है, पर तेरा क्या बिजनेस रेंट पे चढ़ाने का है? नहीं। नहीं है, वो तो तेरी साइड इनकम आ रही है। हम्म। और वो जो तूने तूने जो रेंट पे दिया है, और उसमें क्या कर रहे हो, तुमने किराए पे लोगों को रहने के लिए दिया, रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए दिया, हम्म। तो उस कंडीशन में जो इनकम आएगी वो तुम्हारी टैक्स इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहलाएगी। लेकिन अगर तुम उसमें बिजनेस कर रहे हो कोई, तो वो इनकम तुम्हारी हाउस प्रॉपर्टी की नहीं कहलाएगी। ठीक है। क्लियर? ओके। आगे बढ़ते हैं। ओनरशिप की बात है तो ओनरशिप का मतलब क्या होगा भैया, एसएससी उस प्रॉपर्टी का मालिक होना चाहिए, और जो भी इनकम ड्राइव होगी उस प्रॉपर्टी से विच इज नॉट ओन्ड बाय एसएससी कैन नॉट बी टैक्स अंडर दिस हेड। क्या मतलब बोला हुआ है? कह रहा कोई भी इनकम अगर प्रॉपर्टी से ड्राइव होती है वो अगर ओनर की नहीं होगी, मतलब अगर उस घर का मालिक ओनर नहीं हुआ फिर भी वो पैसे कमा रहा है, तो उसका मतलब वो उसकी इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। मतलब क्या है, मान लो ए इस घर का मालिक है और उसने बी को रेंट पे दे रखा है, ठीक है। बी ने क्या किया, सी को ये घर रेंट पर दे दिया, तो ए ने बी को रेंट दिया लेकिन बी ने सबलेट कर दिया। सबलेट किसको कर दिया, सी को। तो कमा कौन रहा है, बी। ऐसा समझते हैं। ए ने जब बी को रेंट दिया तो ए ने बी को बोला तू 8,000 रुपए पर मंथ किराया दियो। बी ने क्या करा, सी को बोला तू 10,000 रुपए पर मंथ किराया दियो। तो मुझे बताओ बी की एक्स्ट्रा कमाई कितनी हो रही है, 2000। 2,000। तो ये इनकम जो है प्रॉपर्टी से कमा रहा है ना, लेकिन हम बोलेंगे बी तेरी इस इनकम को हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मानेंगे, क्योंकि तू इस घर का क्या नहीं है, ओनर नहीं है। क्लियर? यस सर। आगे बढ़ते हैं अब हम। ओनरशिप का मतलब क्या कह रहा है, चाहे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हो चाहे लीज होल्ड प्रॉपर्टी हो, हम उसको भी ओनर मान लेंगे। मतलब मैंने किसी घर को लीज पे ले लिया 10 साल 20 साल के लिए, तो उस कंडीशन में मैं भी ओनर माना जा सकता हूं उस घर का। तो यहाँ पर इसलिए लीज होल्ड राइट भी बोल दिया गया है। डीम्ड ओनर उसको कहते हैं, डीम्ड ओनरशिप। तो डीम्ड ओनरशिप का मतलब क्या है, वो कहता है ऐसे पर्सन जो लीगली तो ओनर नहीं है उस प्रॉपर्टी के, फिर भी हम मान लेते हैं कि वो ओनर है क्योंकि हमें टैक्स लेना है उनसे। क्लियर? जैसे कि सर एक बार किसी लीज होल्ड और फ्री होल्ड बता दो। बेटा, फ्री होल्ड का मतलब है कि तुम ही मालिक हो। लीज होल्ड का मतलब यह है कि तुमने किसी दूसरे मालिक से उस चीज को किराए पे ले रखा है, और वो भी बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए। ओके।
जैसे मैंने 20 साल के लिए ले लिया घर, अब वो 20 साल के लिए जो मैंने घर ले लिया, तो मैंने वो प्रॉपर्टी मेरे लिए क्या होगी, लीज होल्ड राइट होगी, हाँ। तो क्योंकि मैं रेंट तो पहले ही दे चुका हूँ, तो अब मैं उस घर का जो मर्जी करूं उससे उसको कोई मतलब नहीं, तो उस कंडीशन में मैं ही मालिक माना जाऊंगा। तो डीम्ड ओनरशिप क्या हुआ? डीम्ड मतलब मान लो कि यही ओनर है, डीम्ड मतलब मान लेना, ओनरशिप मतलब तो ओनर हो गया, और डीम्ड मतलब मान लो कि यही ओनर है। समझे मेरी बात? तो कैसी कंडीशन है कि मान ले, जैसे कि एक पति ने अपनी पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, तो बताओ मालिक कौन? दोबारा सुनो मेरी बात को, एक उसकी पति ने वाइफ। अपनी पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, वो भी बिना पैसों के या कम पैसों के, अदरवाइज देन एडिक्वेट कंसिडरेशन, बिना पैसों के या कम पैसों पे, तो उस कंडीशन में हम जिस बंदे ने ट्रांसफर करा है हम उसी को ओनर मान लेंगे। क्लियर? यस सर। लेकिन अगर वो दोनों अलग अलग रहते हैं, टाइप ऑफ, वो आजकल चलता है ना कि भैया थोड़े दिन गैप देते हैं, थोड़े दिन हम गैप देते हैं, फिर हम समझेंगे अपने आप को कि रिलेशन आगे बढ़ाना कि नहीं बढ़ाना, या फिर डाइवोर्स केस समझ लो, तो उस कंडीशन में डीम्ड ओनर नहीं माना जाएगा। तो सर उस केस में डीम्ड ओनर वाइफ हो जाएगी ना? उस केस में वाइफ अलग मानी जाएगी, पति अलग माना जाएगा। लेकिन अगर पति पत्नी अगर साथ रह रहे हो और कम पैसों में ट्रांसफर किया, तो उस कंडीशन में तुम्हारा डीम्ड ओनर माना जाएगा। कौन? पति। ठीक है। ट्रांसफर टू माइनर चाइल्ड, वही कहानी। जो एक आपने पिता, सेकंड केस बताया है उसमें कौन होगा उसका ओनर फिर? उसमें तो भाई अलग ही हो गया ना बेटा। भैया मान लेते हैं मिस्टर ए ने मिसिस ए के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, अब इन दोनों का डाइवोर्स हो गया, अब बताओ यहाँ पर क्या डीम्ड ओनरशिप फॉलो होगी? नो ये तो जब सर। अलग ही होगी तो ये ओनर बन गई ना, ये तो हाँ हाँ। सीधी सी बात है, इसमें इसमें वो अलाउ नहीं होगा। ओके। आगे बढ़ते हैं। कह रहा ट्रांसफर टू माइनर चाइल्ड, एक पिता ने अपनी बच्ची अपने बेटे या बेटी के नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। जैसे मान लो तुम्हारे फादर ने या तुम्हारी मदर ने तुम्हारे नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, तुम सब साथ रहते हो, तो उस कंडीशन में हम जो मालिक है वो किसको मान लेंगे? हम मान फादर। लेंगे कि तुम ओनर नहीं, तुम्हारे पापा ही ओनर है। सर बट अगर इस केस में माइन मतलब अगर जैसे 18 इयर्स की डॉटर है और उसकी मैरिज हो गई है। बेटा 18 ईयर माइनर होता है। सॉरी मतलब अगर चाइल्ड मैरिज हो हाँ जाती है तो अब आगे तो। बता रहा हूँ, अगर किसी माइनर की मैरिड हो जाती है तो उस कंडीशन में माइनर ही मालिक मानी जाएगी। अच्छा ठीक है। ठीक है। होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल स्टेट, इम्पार्टेबल स्टेट का मतलब होता है राजा महाराजाओं की जो जमीनें होती है जिसको अलग नहीं किया जा सकता, जो लीगली डिविजिबल नहीं होती, तो उस कंडीशन में जो उसका मालिक होगा, जो होल्डर होगा उसका, उसी को डीम्ड ओनर माना जाएगा। क्योंकि तुम्हें पता है राजा महाराजा का कौन बचा? कोई नहीं बचा, लेकिन फिर भी कोई उसका वंशज बचा होगा, डिवाइड कर नहीं सकते, तो वही ओनर माना जाएगा। या राजा महाराजा ना समझो तो ऐसा समझ लो, कोई एचयूएफ फैमिली है। कौन सी फैमिली है? हिंदू अच्छा। अनडिवाइडेड फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, उनमें बंटवारे होते नहीं है। अब अगर बंटवारे होंगे नहीं तो उस कंडीशन में मालिक कौन माना जाएगा? मेरी बातें समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ? सर एक बार फिर से बता दो। दोबारा बताता हूँ। वो कह रहा किसी भी इम्पार्टिबल स्टेट, मतलब जो प्रॉपर्टी के टुकड़े नहीं हो सकते, उस इम्पार्टेबल स्टेट का होल्डर को ही हम डीम्ड ओनर मान लेंगे, उस सारी उसकी प्रॉपर्टी के। इम्पार्टेबल स्टेट का मतलब क्या है? नॉट लीगली डिविजिबल। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारे पर दादा ने एक प्रॉपर्टी बनाई, उसमें पहले तुम्हारे दादाजी रहे, मतलब पहले परदादा का राज था, फिर ये परदादा है, फिर दादा है, अब पापा का राज है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है तो इस व्यक्ति की ना, ये प्रॉपर्टी तुम्हारे परदादा की है,
लेकिन करंट में जिस बंदे का होल्ड होगा उस पे, उसी को डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। क्लियर? यस सर। आओ आगे बढ़ते हैं। मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये तुमने देखे ये जो बीजेपी के वो बने होते हैं, बीजेपी का ऑफिस हो गया, कांग्रेस का ऑफिस हो गया, ये इंडिया गेट के आसपास। तो हमने कहा ऐसा मान लो कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोई भी बिल्डिंग हो, जो जो उस टाइम का करंट ओनर होगा, उसी को हम क्या मान लेंगे? डीम्ड ओनर मान लेंगे। समझे बेटा मेरी बात? यस सर। पर्सन इन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो कहता ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता कि अगर किसी के पास a person who is allowed to take or retain the possession of any building or part thereof, उसने बोला भाई ये काम खत्म हो जाएगा फिर मैं तेरे को वापस कर दूंगा, तो जब तक वो काम चलेगा तब तक उसी को ओनर माना जाएगा। आई बात समझ? मतलब जैसे कि मैंने ए ने बी को प्रॉपर्टी दी, बी ने बोला भाई जब तक मेरा काम चल रहा तब तक मैं इसको यूज करता रहूंगा और बाद में तेरे को वापस कर दूंगा। तो कह रहा पर्सन हु इज अलाउड टू टेक और रिटेन, तो जो बंदा बोल रहा है ठीक है भैया पोजीशन वापस ले सकते हैं, तो उस कंडीशन तब तक जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक बी ही उसका ओनर माना जाएगा। सॉरी मतलब ए ही उसका ओनर माना जाएगा। ऐसे ए ने बी को प्रॉपर्टी दी, अब बी काम कर रहा 5 साल हो गए, तो क्या बी को ओनर मान ले? हमने कहा नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी वापस इसी के पास आ जाएगी, तो इसलिए यही ओनर माना जाएगा। क्लियर? यस। एंड लास्ट, अ पर्सन हैविंग राइट इन अ प्रॉपर्टी फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 12 साल, तो मतलब अगर कोई भी बंदा रह रहा है उसकी जो उस प्रॉपर्टी पे राइट 12 साल से कम तक का है, मतलब 12 साल से कम है तो वो ओनर नहीं माना जाएगा, लेकिन 12 साल से ऊपर रह रहा है तो उसको हम डीम्ड ओनर मान सकते हैं। मतलब अगर कोई टीनेंट तुम्हारे घर पर 14 साल से रह रहा है तो देन शी और ही वुड बी अ डीम्ड ओनर, तो उसको भी ओनर की तरह ट्रीट करा जा सकता है। क्लियर बेटा? तो मतलब बेसिकली अगर मैंने किसी को घर रेंट पे दिया हुआ है और वो 14 साल से ज्यादा रहे तो वही ओनर हो गया फिर उसका। 12 साल से ज्यादा रहेगा वही ओनर हो जाएगा, अच्छा। 12 साल भी रह गया तो। ओके सर। इसीलिए 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बनता है और हर 11 महीने में क्या करते हैं उसको रिन्यू करते रहते हैं। अब मान लो ऐसे 11 महीने करते 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 13 साल हो गए, तो क्या इसको ओनर मान लूं? यस सर। नहीं मान सकते। क्यों बताना? क्योंकि उस टाइम पर भी तुम्हारा एग्रीमेंट चल रहा होगा और उस एग्रीमेंट में ये लिखा होगा कि तुम अभी से रह रहे हो 11 महीने तक। समझ गए? सर ये समझ नहीं आया। बेटा सिंपल सी बात को समझ, एग्रीमेंट क्यों बनाया जाता? कि जिससे मेरा घर कब्जा ना हो जाए। यस सर। मैं क्या कर रहा हूँ, तू 14 साल से मेरे घर पे रह रही है, लेकिन मैं हर 1 साल के बाद मैं एक नया एग्रीमेंट प्रिपेयर करता हूँ और उस नए एग्रीमेंट में ये लिख रहा हूँ तू आज से रह रही है, तू आज से रह रही है, तो उस कंडीशन में तू मालिक बन ही नहीं पाएगी, यस सर। क्योंकि जब 14 ईयर भी पहुंचेगा तब भी क्या लिखा होगा उसमें, तू आज से रहे। आज से रहे। क्लियर? यस सर। ठीक है। कॉम्पोजिट रेंट का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग के रेंट के साथ साथ जो भी फैसिलिटीज मिलती है उसको क्या कहते हैं? कॉम्पोजिट रेंट मिलते हैं। क्लियर? जैसे कि तुम किसी घर में रह रहे हो, वहां पर लिफ्ट फैसिलिटी है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, गैस वाटर बिल है, तो ये सारा इकट्ठे लेना को क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट रेंट बोलते हैं। क्लियर? यस सर। कह रहा कौन सी ऐसी हाउस प्रॉपर्टी है जिसपे टैक्स नहीं लगता? कह रहा अगर फार्म हाउस होगा इस पे आईएचपी नहीं लगेगा। कह रहा कोई भी प्रॉपर्टी चैरिटेबल पर्पस के लिए होगी इस पे टैक्स नहीं लगेगा। कह रहा कोई भी हाउस प्रॉपर्टी अगर बिजनेस के लिए यूज हो रही तो उसमें टैक्स नहीं लगेगा। अगर तुम खुद रह रहे हो तो उसकी जो एनुअल वैल्यू होगी 2 घर की नील होगी। कह रहा कोई भी हाउस प्रॉपर्टी अगर ट्रेड यूनियन लोकल अथॉरिटी के अंडर रजिस्टर्ड हो तो भी टैक्स नहीं लगेगा, या फिर किसी राजा महाराजा की जगह हो तो भी टैक्स नहीं लगेगा। तो ऐसी हाउस प्रॉपर्टी पर क्या नहीं लगता? टैक्स नहीं लगता। क्लियर बेटा पॉइंट?
यस सर, सर ये सारे पॉइंट्स हमको याद करने पड़ेंगे क्या बेटा जॉब बस मैंने समझा दिया, इनको याद रखना, बस लर्न नहीं करना आपको, क्योंकि एग्जाम में ये सब नहीं पूछा जाता। ओके। ठीक है, चलो अब मैं आगे बता रहा हूँ शॉर्टकट तरीके से। अब आगे बढ़े, थोड़ी थ्योरी समझा दी मैंने, अब समझना इस पॉइंट। तो हमें सबसे पहले सीखना है कि एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं, हाउ टू कैलकुलेट एनुअल वैल्यू। तो एनुअल वैल्यू कौन सी निकाल रहे हैं हम? पहले हम निकालेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है, जिसको शॉर्टकट में हम जीएवी बोलते हैं। जीएवी कैसे निकलेगी? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू, इन दोनों में से ज्यादा होगी, विच एवर इज हाइयर। स्टैंडर्ड रेंट इस हाइयर में से और इसमें से जो कम होगा, विच एवर इज लोअर। ठीक है, और ये जो लोअर निकलेगा ना, ये जो लोअर निकला है, इसको क्या बोलेंगे हम? एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट। और यहां पर आएगा एनुअल रेंट, या फिर जो भी रेंट तुम्हें मिला हो, एक्चुअल रेंट। इन दोनों में से जो ज्यादा होगा, विच एवर इज हाइयर, इसको क्या बोलेंगे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। एनी डाउट? सर ये म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू में से आपने कहा विच एवर इज हायर। हाँ, इन दोनों में से विच एवर इज हाइयर। फिर ऐसा पकड़ लेते, मैं फिगर में समझा देता हूँ। मान लो ये 100 है, ये 120 है, तो हाईएस्ट इज 120। हाँ तो मान लो इसका है 80, लोएस्ट इज 80, हाँ। तो इसको एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो गया? 80 हो गया। तो सर वो तो अगर डायरेक्टली भी देखें तीनों को इन जनरल कंपेयर कर ले तो भी तुमको सबसे लोअर ही लेना है। तभी तो मैंने बताया एक्सपेक्टेड रेंट बोलते हैं इसको। और हाँ बेटा, लेकिन बोलो अगर बेटा। स्टैंडर्ड रेंट ही 140 है और हाँ। फेयर और म्युनिसिपल वाला 120 है, हम्म, हम स्टैंडर्ड रेंट से लोअर रेंट एक्सपेक्टेड रेंट कैसे हो सकता है? अभी बताऊंगा बेटा, अभी बहुत दूर की कहानी पूछ ली बेटा तुमने, बताऊंगा अभी। अभी आगे चलते हैं, बहुत कुछ समझना है, ठीक है। अभी ठीक सिर्फ है। फॉर्मेटिंग समझा रहा हूँ। अब मान लेते हैं एनुअल रेंट यहाँ पर 90 है, तो विच एवर इज हाइएस्ट 90, तो 90 इज माई जीएवी। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। अब इसमें क्या माइनस कर देंगे हम? म्युनिसिपल टैक्स, विच इज पेड बाय ओनर, either it is past, present or future, either it is for past, present और फ्यूचर। मेरी बात समझे? अगर ओनर ने म्युनिसिपल टैक्स पे किया, चाहे वो पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम सीधा माइनस कर दोगे, और माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा, दैट इज योर नेट एनुअल वैल्यू। एनी डाउट? फिर इसमें से माइनस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, ए स्टैंडर्ड डिडक्शन and B interest on borrowed लोन बोल सकते हो, या कैपिटल, कुछ भी बोल सकते हो। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी 30% ऑन एनएवी, और इसका हम सीखेंगे बनाना। दोनों माइनस कर देंगे, जो मेरा आंसर आएगा दैट इज योर टैक्सेबल इनकम। बच्चा यहां तक बात समझ आई कि नहीं समझ आई? यस सर। तो एक छोटी सी समरी बना देता हूं मैं, जिससे आप लोगों को समझने में थोड़ी सी इजी ये रहेगा। नोट नहीं करना है? बेटा मैं पीडीएफ भेज दूंगा आपको क्लास के बाद, ओके सर। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बनाऊं तुम्हारा छोटी सी समरी इसकी, तो समरी क्या बनी? एमवी, एफएमवी और स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों में से हाईएस्ट, इन दोनों में से लोएस्ट,
ये जो लोएस्ट है इसको क्या बोला गया? एक्सपेक्टेड रेंट। उसके बाद जो भी एनुअल रेंट होगा इन दोनों में से जो हाईएस्ट निकलेगा दैट इज योर जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स। फिर क्या निकलेगा? एनएवी माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएबी, दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन जो कैलकुलेट करना सीखेंगे। दैट इज योर समरी। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, तो ये जो मैंने पॉइंट पढ़ा ये वाला पूरा कंसेप्ट, इसके अंदर मेरा जो घर है वो 12 के 12 महीने किराए पर चढ़ा हुआ, खाली नहीं है। तो आओ फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखो हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, हाउस 4, 5, 6 है। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखो यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। मुनिसिपल वैल्यू 2 लाख, फेयर रेंट 2,40,000 और स्टैंडर्ड रेंट तो है ही नहीं। जब स्टैंडर्ड रेंट नहीं होता तो हम इसको काट ही देते हैं यहाँ से। क्लियर? तो मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ सॉल्यूशन 1। कंप्यूट जीएवी हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, हाउस 4, हाउस 5, हाउस 6। सबसे पहले क्या आ जाएगा मेरा? एमवी एफएमवी कितना दे रखा है? 2,40,000। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2 लाख और 2,40,000। विच एवर इज हाइएस्ट? 2,40,000। स्टैंडर्ड रेंट है नहीं। जब बेटा स्टैंडर्ड रेंट नहीं होता ना तो हम इसको जीरो मान के लोएस्ट नहीं लेंगे, हम उसको हटा देंगे और सीधा लिख देंगे एक्सपेक्टेड रेंट इज 2,40,000। मेरी कोई डाउट बेटा? नो सर। अगर जीरो लोगे तो आंसर सब गलत हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट अमाउंट इज 1,80,000। तो 1,80,000 ले लेंगे। विच एवर इज हाइएस्ट दैट इज योर जीएवी। विच एवर इज हाइएस्ट द आंसर इज 2,40,000। एनी डाउट बेटा? नो सर। और सेकंड पे चलते हैं। 243 लाख। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा? 2,40,000, 3 लाख विच एवर इज हाइएस्ट 3 लाख। स्टैंडर्ड रेंट इज 2,40,000, तो विच एवर इज लोएस्ट 2,40,000 एंड एक्चुअल रेंट इज 3,60,000। तो यहाँ लिख देंगे 3,60,000। तो विच एवर इज हाइएस्ट 3,60,000। कोई डाउट? आगे कर सकते हो? यस सर। ठीक है, तो आगे कर लेना, ये बात तुम्हें समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कहता है? एक्स के 3 घर है, 1, 2, 3। कह रहा है इसके इस घर में 2 यूनिट है, इस घर में 1 यूनिट है, इस घर में 3 यूनिट है। एमवी 3 दोनों की दे रखी है, एफएम भी दे रखी है, एसआर दे रखा है। कह रहा है रेंट 1 यूनिट का पर एनम का इतना है। कह रहा है म्युनिसिपल टैक्स हाउस 1 का इतना है जो ड्यू है लेकिन पे नहीं किया गया। तो क्या इसको माइनस करूं? यस सर। म्युनिसिपल टैक्स सिर्फ वही वाला माइनस होगा जो पेड होगा, वो भी ओनर के द्वारा। लेकिन क्या ये 12,000 पेड है? नो सर। तो इसको माइनस नहीं करेंगे। 8,000 फॉर लास्ट ईयर पेड, लेकिन 9,000 पेड नहीं है। दोनों में से कौन सा माइनस करूं? 8,000। 8,000। कह रहा है 60,000 में 54,000 नेक्स्ट 9 इयर्स का पेड है। कौन सा माइनस करूं? 54,000। 60,000, क्योंकि 60 में 54 भी पेड है। तो हमने तो क्या देखा? प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जब मर्जी का पेमेंट करो, जो भी पेमेंट करोगे वही हमारे लिए आंसर कहलाएगा। क्लियर? सर बट 60,000 में से बाकी 6,000 तो पे हुआ नहीं है। नहीं नहीं, तुमने क्वेश्चन ही नहीं समझा। उसने बोला 60 में से 54,000 एडवांस पेड है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो 6,000 तो करंट ईयर का हो गया ना। यस सर। बस आ जाओ क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेम वही, कंप्यूट जीएवी। अब जीएवी को सीधा एनएवी पे आ जाओ।
हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3। सबसे पहले एमवी, एफएमवी और एसआर। अब आपको ये बात समझ आ गई तीनों में से क्या करना होता है? तो क्यों ना सीधा हम एक्सपेक्टेड रेंट लिख दे। विच एवर इज हाइएस्ट 150, लोएस्ट इज 130। कोई डाउट? तो मैं यहां लिख रहा हूं 120, 150, 130। इन दोनों से ज्यादा कौन सा है? 150। 150 और इसमें कम कौन सा? 130। तो योर एक्सपेक्टेड रेंट इज 1,30,000। क्लियर? विच एवर इज हाइएस्ट 75, तो 72, 75 एंड 80,000। तो यहां लिख देंगे 80,000। विच एवर इज हाइएस्ट 75, 75 लोएस्ट 75,000। दैट इज माई एक्सपेक्टेड रेंट। 60, 75 और 20, 60, 75 and 72, whichever is highest 75, whichever is lowest 72,000, that is your expected rent। अब यहां पर क्या लिखेंगे? एनुअल रेंट। अब एनुअल रेंट ध्यान से देखना, 70,000 एक यूनिट का है, तो 2 यूनिट का कितने हो गए? 1,40,000। 140। 84,000 एक यूनिट का, इसके यूनिट भी एक ही है, यहाँ क्या लिख दिया? 84,000। 2,21,000 एक यूनिट का, इसके 3 यूनिट है, तो इट मींस 63,000। इन दोनों में से ज्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे? जीएवी बोलेंगे। कोई डाउट? तो 1,40,000, 84 और इन दोनों से ज्यादा कौन सा है? 72,000। कोई डाउट यहां तक? नो सर। माइनस म्युनिसिपल टैक्स, इसका कुछ माइनस होगा नहीं, क्योंकि ये तो नॉट पेड था। 8,000 इसमें माइनस हो जाएगा और 60 इसमें माइनस हो जाएगा। तो आंसर इज 72,000, 76,000, 1,40,000 and 1,32,000। Any doubt? नो सर। सर जीएवी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन करते हैं पहले या फिर नहीं, म्युनिसिपल? एनआईवी में से होता है बेटा। अच्छा ये रहा एनआईवी के बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है। ठीक है ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा निकल यस गया तीनों घर का। मैंने इसको प्लस कर दिया क्या? एक मिनट, 12,000। ठीक है, अभी ना इस पे एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो समझेंगे बाद में। अभी हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अब हेडिंग देखो क्या आ गई? प्रॉपर्टी लेट आउट तो है लेकिन वैकेंट है, खाली पड़ी है, पूरा या आधा प्रीवियस ईयर के लिए, मतलब किराया मिला ही नहीं। मुंसिपल वैल्यू दे रखी है 90,000, फेयर रेंट दे रखा 1,40,000, स्टैंडर्ड दे रखा 1,20,000। तो मैंने क्या लिखा? एमवी 90,000, फेयर मार्केट वैल्यू इज 1,40,000, विच एवर इज हाइएस्ट 1,40,000। नाउ स्टैंडर्ड रेंट इज 1,20,000, whichever is less is 1,20,000, that is your expected rent। कोई डाउट यहां तक? नो सर। आगे क्या था? हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट कर रखा 12,000 रुपए एक महीने का, मतलब किराए पे चढ़ा रखा 12,000 एक महीने के लिए, लेकिन वो कह रहा है कि एक महीना घर खाली पड़ा था। तो मुझे बताओगे रेंट कितने महीने का मिला होगा तुम्हें? 11 months। तो यहां पर तुम एक्चुअल रेंट लिखो 11 इंटू 12,000 रुपीज। तो कितना हो गया? 1,32,000, विच एवर इज हाइएस्ट 1,32,000, that is your GAV minus municipal tax, the amount is 40,000। 92,000 का तुम्हारा NAV आ गया। कोई डाउट?
कोई डाउट? नो सर। अच्छा, एक और तरीका है ऑल्टरनेटिव वेज को सॉल्व करने का। एमवी लिख दिया 90, एफएमवी लिख दिया 1,40,000, whichever is highest is 1,40,000, स्टैंडर्ड रेंट कितना है 1,20,000, whichever is lowest 1,20,000, that is your expected rent। और यहां लिखेंगे एनुअल रेंट कितना 12 into 12,000, that is 1,44,000, whichever is highest is GAV, the amount is 1,44,000 minus municipal tax 40,000 and minus vacancy, that is 12,000। The answer is 92,000। देखो बेटा, दोनों आंसर में कोई फर्क आया? क्या दोनों आंसर में कोई फर्क आया? नो सर। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। यहां मैंने क्या किया, एक्चुअल रेंट जितना मुझे मिला मैंने वो लिखा है, और यहाँ क्या किया मैंने पूरा ही लिख दिया है और बाद में वैकेंसी माइनस कर दी। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। देखो नेक्स्ट फोर्थ, म्युनिसिपल वैल्यू 1,20,000, फेयर रेंट 180, स्टैंडर्ड रेंट इतना, तो बताओगे एक्सपेक्टेड रेंट कितना होगा? सर 120। 1,50,000। ओ सर 1,50,000। इन दोनों में से ज्यादा कौन सा 180 और उस दोनों में से कम कौन सा 150? क्लियर? तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, अब ये पॉइंट समझने वाला है, ध्यान से देखना। तो एक्सपेक्टेड रेंट मेरा कितना आ गया 1,50,000। अब मैंने क्या लिखा, एक्चुअल रेंट कितना है 14,000, और घर किराए पे कितने दे रखा है? नवंबर से लेकर जनवरी तक मकान खाली था। तो देखो बेटा, यहां पर छोटी सी प्रॉब्लम देखना, अगर जनवरी से लेकर मकान खाली था तो हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग भी कर सकते हैं। देखो मतलब क्या है इसका, 1 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक तुम्हारा किराए पर मकान है, नवंबर दिसंबर 3 महीने घर खाली रहा, उसके फरवरी से हमने 18,000 किराए पे चढ़ा दिया, तो मतलब किराया बढ़ गया 14 से 18,000, म्युनिसिपल टैक्स 15% है, कंप्यूट करो एनुअल वैल्यू कितनी है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, एक्चुअल रेंट लिया, मैंने बोला पहले 14,000 पे जो था वो कितने महीने का था, 6 महीने का, प्लस 2 महीने घर खाली रहा, उसका 18,000 हो गया कितने महीने का, 2 महीने का। 2 महीने खाली था या 3 महीने? नवंबर 3 महीने खाली था, सॉरी 3 महीने खाली था, और ये 30 अक्टूबर तक है ना, 7 हो गया ना? तो ये 7 मंथ हो गए ना स्टार्टिंग वाले, हाँ जी। 7 और 2। क्लियर? 3। बेटा 3 मंथ खाली था ना, 1 फरवरी से 18,000 किराया हुआ है, तो फरवरी और मार्च 2 महीने नहीं हो गए? अच्छा ठीक है सर। अप्रैल से अक्टूबर तक घर भरा हुआ था, नवंबर दिसंबर से 3 महीने खाली रहा, फिर भर गया। हम्म। तो इनको कैलकुलेट कर लो, 14,000 इंटू 7, 98,000 प्लस 36,000, बेटा ये आ गया 1,34,000। क्लियर? सर ये थोड़ा सा समझ नहीं आया। देखो मेरी बात को समझो, अप्रैल से लेकर कहां तक घर भरा हुआ था, अक्टूबर तक, नवंबर से लेकर जनवरी तक कोई किराया आया ही नहीं, बाकी फरवरी से मार्च का किराया आया, तो यहां से यहां तक कितने महीने होते हैं, 7 महीने। 7। हाँ सर ठीक है ठीक है। यहां से यहां तक 2 महीने होते हैं। क्लियर? कोई डाउट? नो सर। अब देखो इसमें विच एवर इज हाइएस्ट, देखते ना हाइएस्ट कौन सा है 150। तुम्हारा, 134, सॉरी 150, 150 इज हाइएस्ट, दैट इज योर जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स कितना परसेंट, कह रहा 15% ऑफ एमबी, मतलब 1,20,000 का 15%, 18,000।
तो 1,32,000 इज योर एनएवी। यहां तक कोई डाउट बेटा? नो सर। इजी लग रहा है? यस सर। लेकिन अभी इसमें प्रॉब्लम खड़ी कर रहा हूं मैं। अब ध्यान से समझना जो बोल रहा हूं ये, लेकिन आंसर गलत है। ये आंसर गलत है, बात को समझना। बेटा एक बात बताओ, ये जो घर खाली था, ये जो 3 महीने घर खाली रहा, इसमें तुम्हारी गलती है क्या? नहीं सर। तुम्हारी गलती नहीं है। जब गवर्नमेंट ने बोला कि विच एवर इज हाईएस्ट पे टैक्स दो, तुमने क्या बोला कि सर जब मुझे पैसे ही इतने मिले हैं तो मैं हाईएस्ट पे टैक्स दूं ही क्यों? जब मुझे रेंट ही 1,34,000 मिला है तो मैं 150 पे टैक्स दूं ही क्यों? पॉइंट क्लियर हो रहा है? यस सर। तो इस कंडीशन में हाईएस्ट ना लेके क्या लिखोगे? जितना लोएस्ट तुम्हें सर। मिला 1,34,000। समझे मेरी बात की नहीं समझे? और तो ये उस केस में होगा ना कि जब हमारा एक्सपेक्टेड रेंट से कम है एक्चुअल रेंट, तो फिर हम जीएवी में एक्चुअल रेंट ही लिखेंगे। यस, लेकिन हर कंडीशन में नहीं होगा, वो भी देखना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात? यस अच्छा, सर। एक और क्या समझाऊं इसी के तौर पे? यस सर। मान लो एक्सपेक्टेड रेंट 1,50,000 है और जो एक्चुअल रेंट है ना, तुमने पूरे 12 महीने का चार्ज किया और वो चार्ज किया तुमने 10,000 पर मंथ। कितना हो गया? 1,20,000। तो बताओ जीएवी कितना? 1,50,000। 1,50,000। बेटा इस कंडीशन में एक्चुअल रेंट नहीं लेंगे, क्यों? एक्सपेक्टेड रेंट कहता है कि भाई देखो, एक्चुअल रेंट अगर मेरे से, मतलब इफ एक्सपेक्टेड रेंट इज लेस देन एक्चुअल रेंट, तो उसकी कंडीशन क्या हो सकती है? या तो वो वैकेंसी हो या तो वो अनरियलाइज्ड रेंट हो। अगर वैकेंसी और अनरियलाइज्ड रेंट रहेंगे तो ही जो भी एआर होगा उसी को जीएवी मान लेंगे। आई थिंक लेकिन आपने उल्टा लिख दिया, एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा हुआ ना। हाँ सॉरी, मैंने यहाँ मतलब अगर एक्सपेक्टेड रेंट एआर से ज्यादा होता है और लेकिन कंडीशन क्या होगी? वैकेंसी और अनरियलाइज्ड रेंट की, तो उस कंडीशन में हम एआर को जीएवी ले लेंगे। समझे? जैसे ये वाला केस था, एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा था एआर से, लेकिन कंडीशन क्या थी? वैकेंसी की कंडीशन थी यहाँ पर, जिस वजह से हमने जो एआर था उसी को जीएवी मान लिया। लेकिन अगर ये दो कंडीशन ना हो और ईआर जो है वो ग्रेटर देन एआर है, लेकिन नो कंडीशन, कोई भी कंडीशन नहीं है, तो उस कंडीशन में जो ईआर होगा उसी को जीएवी मानेंगे। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। बस कहानी खत्म होगी बात। ये है तुम्हारा आंसर। आगे बढ़ सकते हैं? यस। नेक्स्ट देखेंगे। कहता अब जो हाउस प्रॉपर्टी है वो ईयर में लेट है, मतलब आधा साल लेट आउट है और आधा साल नहीं है, खुद रह रहे। तो कह रहा आर की एक हाउस प्रॉपर्टी है दिल्ली में जिसकी मुंसिपल वैल्यू है बेटा ये 1,00,000 रुपीज होगा, ठीक है? याद रखना ये 1,00,000 रुपीज होगा तुम्हारा। फेयर रेंटल वैल्यू जो है वो 1,20,000 है और इसमें स्टैंडर्ड रेंट नहीं दे रखा। लेकिन कहता सेल्फ ऑक्युपाइड कर रखा है आर ने 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई को, और 1 अगस्त में उसने किराया चढ़ाया 9,000 पर मंथ का। क्लियर? और म्युनिसिपल टैक्स पेड है 20,000। तो देखो क्या करेंगे, 1 अप्रैल से 31 जुलाई। क्वेश्चन नंबर कौन सा? फिफ्थ है। फिफ्थ। तो मैंने यहां पर क्या लिखा पहले? एक्सपेक्टेड रेंट। तो मैंने यहां लिख दिया म्युनिसिपल वैल्यू की वैल्यू कितनी थी? 1,00,000। और एफआरवी फेयर रेंट वैल्यू 1,20,000। तो यहाँ पर तो वो है ही नहीं ना स्टैंडर्ड रेंट, विच एवर इज हाईएस्ट 1,20,000। कोई डाउट? एक्चुअल रेंट कितना? 9,000 पर मंथ। तो यहाँ पर 9,000 इंटू कितना करूंगा? तो अप्रैल अगस्त मई से। जुलाई, 3 महीने तो रहा ही नहीं मैं। हम्म, 1 अगस्त से रहना शुरू कर रहा हूँ। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर
जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने। तो यहाँ आ गया 72,000। तो अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू बताओ क्या निकलेगी? फिर 72,000। नहीं, मैंने दो कंडीशन कौन सी बताई थी? या तो वो वैकेंसी हो या तो अनरियलाइज रेंट हो, तब जाके एआर पे लिखोगे। तो यहाँ वैकेंसी भी नहीं है और वो भी नहीं है, तो कितना हो गया? 1,20,000, विच एवर इज हाईएस्ट। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? सर तो मतलब अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड भी नहीं होता उस केस में हम 72,000 देते हैं। हाँ, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड के जगह लिखा होता वैकेंसी। यहाँ क्या हुआ? हमने बोला भाई तू खुद रह रहा था ना, तो गलती हमारी थोड़ी ना इसके अंदर। ठीक है, माइनस कर देंगे म्युनिसिपल टैक्स 20,000। द आंसर इज 1 लाख रुपीज। क्लियर? कोई डाउट बेटा? आगे बढ़ जाए। यस। अगला क्वेश्चन होमवर्क है, कर लेना भाई, इसमें कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड रेंट की बात आ गई है बस। अब अनरियलाइज रेंट की कहानी समझो। कहता है एक्चुअल रेंट रिसीव या रिसीवेबल शैल नॉट बी इंक्लूड इन अमाउंट ऑफ रेंट। मतलब वही, अगर तुम्हें अनरियलाइज रेंट मिला नहीं है या मिलने वाला है, तो उस कंडीशन में तुम उस रेंट को तुम अपनी इनकम नहीं मान सकते, विच कैन नॉट बी रियलाइज। लेकिन कंडीशन है उसके लिए कि कब हमारी कब हम उसको क्या नहीं मान सकते? इनकम नहीं मान सकते। कब हम उसको इनकम नहीं मान सकते? पहला कह रहा अमाउंट ऑफ रेंट ऑफ ओनर कैन नॉट रिलीज। मतलब ऐसा समझो, तुम मेरे घर पे किराए पे रहते हो, तुमने घर खाली भी नहीं किया और किराया भी नहीं दे रहे हो, तो क्या मैं जो तुमने किराया अभी तक मुझे नहीं दिया 2 महीने या 3 महीने का, क्या मैं उसको इनकम मानूं? नो सर। यस सर। गवर्नमेंट कहती है भैया इनकम मानो, लेकिन ऐसी कुछ कंडीशन है जहां पर मैं तुम्हें बोलूंगा कि तुम इनकम मत मानो। कौन सी कंडीशन? पहला, तुमने किराएदार पे भरोसा किया, बोनाफाइड किराएदार है, भरोसा किया लेकिन उसने किराया नहीं दिया, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, टेनेंट ने घर खाली कर दिया है और तुमने सारे स्टेप्स उठाए पैसे निकलवाने के लिए या घर खाली करवाने के लिए। तीसरा, टेनेंट का ऑक्यूपेशन मतलब उसकी जॉब ही नहीं रही अब। और चौथा, तुमने सारे लीगल प्रोसीडिंग्स भी कर लिए तब भी तुम्हें किराया नहीं मिला। तो इन चारों केस के चक्कर में अगर तुम्हें किराया नहीं मिला, तो उस कंडीशन में तुम अनरियलाइज्ड रेंट को माइनस कर सकते हो, वरना तुम्हें पूरी तरीके से उसको इनकम ट्रीट करना पड़ेगा। क्लियर? सॉरी, अनरियलाइज्ड रेंट एक्सप्लेन कर दो एक बार और। बेटा अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब वो किराया जो तुम्हें मिला नहीं, वो किराया जो तुम्हें मिला नहीं। तो हमने कहा वो किराया कैसा? हमने बोला देखो, मान लो वही बात है ना, तू मेरे घर पे किराए पे रहती है, तू 2 महीने ताला लगा रखा है और तू घर गई हुई है अपने, मैं तेरे से किराया मांगू तू देती नहीं है, तो भैया मेरे लिए तो 2 महीने का मेरा किराया स्टॉप हो गया ना। तो गवर्नमेंट कहती है भाई मैं हमारी गलती थोड़ी ना, किराएदार तेरे किराए में बैठा हुआ है, तू किराया निकलवा पा नहीं रहा, हम तो तेरी इनकम ही मानेंगे। मैंने कहा सर मैं यस। तो सारे स्टेप ले चुका हूँ पर घर खाली करवा रहा हूँ, वो पैसे नहीं दे रही है। तो कहता ठीक है बता क्या क्या किया तूने। तो अगर तुमने ये चारों काम किए होंगे या इन चारों में से कोई भी एक उसमें एप्लीकेबल होगा, तो उस कंडीशन में ये तुम्हारी इनकम नहीं मानी जाएगी। क्लियर? यस सर। यस। क्वेश्चन करते हैं, क्लियरिटी और आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। कहता आर फर्निशेस पर्टिकुलर इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ओन्ड बाय हिम इन दिल्ली, एमवी फेयर मार्केट एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट कितना है? 21,000 पर मंथ। म्युनिसिपल टैक्स है 20,000। कह रहा है टेनेंट वैकेटेड द प्रॉपर्टी ऑन 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को घर खाली कर दिया उसने, उसके बाद प्रॉपर्टी को मैंने 25,000 में चढ़ा दिया, लेकिन आर कुड नॉट रियलाइज, जिस जिस किराएदार को हमने घर खाली करवाया 31 अक्टूबर को,
उसने हमें सितंबर और अक्टूबर का महीना अभी तक किराए पे नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि किराएदार की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि किराएदार की डेथ हो गई थी, तो इसकी वजह से मुझे किराया नहीं मिला। तो बताओ गवर्नमेंट मुझे एग्जम्पशन देगी कि नहीं देगी? देगी। देगी, क्योंकि ये कंडीशन फॉलो हो रही है ऊपर वाली। तो देखो क्वेश्चन करेंगे कैसे, देखो उसको। बेटा 1 सेकंड दो। देखो करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7 है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले विच एवर इज हाइएस्ट 2,40,000, स्टैंडर्ड रेंट है नहीं, तो एक्सपेक्टेड रेंट मेरी कितनी होगी? 2,40,000 होगी क्या? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एमवी मेरी थी 2,40,000, 2,40,000 थी, 2,00,000 थी, 2,00,000। एफएमवी मेरी है 2,40,000, तो मेरे लिए एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो गया? 2,40,000। एक्चुअल रेंट मेरी कितनी, या एनुअल रेंट? मैंने बोला 7 महीने तक तो कितने मिले हैं? 21,000 करके, और बाकी फिर 25,000 करके। तो 7 इंटू 21,000 प्लस 5 इंटू 25,000, तो 21,000 इंटू 7 प्लस 1,25,000, तो 2,72,000। जीएवी कितना हो गया? विच एवर इज हाइएस्ट 2,72,000। इसी में मैं माइनस कर दूंगा पहले म्युनिसिपल टैक्स, और फिर माइनस कर दूंगा अनरियलाइज्ड रेंट। म्युनिसिपल टैक्स कितना क्वेश्चन में लिखा हुआ है? पर जैसे इस केस में तो प्रॉपर्टी अनरियलाइज्ड है, हम्म, तो फिर हम अनरियलाइज्ड वाली कंडीशन में एक्चुअल रेंट वैल्यू नहीं लिखेंगे। मैंने अभी आपको 2 तरीके बताए ना हम्म। करने के, कि या तो टोटल करके बाद में माइनस कर दो, ये रहा, अच्छा, या तो पहले माइनस कर दो। बेस्ट होता है टोटल करके बाद में माइनस करने वाला। ठीक ठीक है है, सर। तो आप दोनों में से कोई भी करो, आंसर वही आता है। तो म्युनिसिपल टैक्स क्वेश्चन में कितना दे रखा है? कहा गया 20,000, और अनरियलाइज्ड रेंट कितना नहीं मिला? 2 महीने का, 21,000 इंटू 2, दैट इज 42,000। तो ये हो गया 2,10,000 रुपीज, दैट इज योर एनएवी। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट बेटा? एक्सक्यूज मी सर। सर यहाँ पे हमने पहले 7 महीने के लिए 21,000 मल्टीप्लाई किया और फिर उसके बाद 2 का माइनस किया। इससे अच्छा हम सीधा ऊपर डायरेक्टली 21 इंटू 5 नहीं कर सकते थे? जब मैंने अभी बोला ना, दोनों में से कोई भी तरीका कर सकते हो आप। हाँ, दोनों चाहिए ना। दोनों सही है, दोनों गलत है। ठीक है, तो सर फिर उस केस में 21 इंटू 5 प्लस 25 इंटू 5 करके करते हैं ना? हाँ बेटा बोल बेटा। तो फिर अगर हम सेकंड वाले मेथड से करते हैं तो फिर 21,000 इंटू 5 प्लस 25,000 इंटू 5 से करते हैं ना? यस 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 यस, ठीक। ठीक है, फिर जो एक्चुअल रेंट होता है वही लिखते हैं। वही लिखते हैं। हाँ बस यही एक, इसीलिए मैंने नहीं करवाया। देखो होता पता है क्या है, गड़बड़ी क्या आती, उसका थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, तुम्हारा एक्सपेक्टेड रेंट कितना है? 2,40,000, लेकिन अगर आप यहाँ पर एक्चुअल रेंट में वो माइनस करते, तो 21,000 इंटू 5 प्लस 25,000 इंटू 5 होता, तो ये लगभग तुम्हारा आता 2,30,000। अब यहाँ पर विच एवर इज हाइएस्ट नहीं एप्लीकेबल कर सकते, क्योंकि अनरियलाइज्ड रेंट आ गया। तो यहाँ पर क्या एप्लीकेबल करोगे? 2,30,000 माइनस म्युनिसिपल टैक्स 20,000, आंसर इज 2,10,000। फंडा समझ आया दोनों में? यस सर। तो आगे बढ़े फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। कहता व्हाट विल बी योर आंसर अगर अनरियलाइज्ड रेंट 1 महीने का होता 2 की जगह पर?
खुद कर लेना बेटा, ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। कहता है डिडक्शन मैंने समझा दिया, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल मिलता है। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल किस किस चीज पर मिलता है वो भी सुन लो। कह रहा है अगर तुमने ये जो लोन लिया वेयर द प्रॉपर्टी हैज बीन एक्वायर्ड, चाहे तुमने प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लिया हो, चाहे तुमने कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए लिया हो, चाहे तुमने रिपेयर के लिए लिया हो, चाहे तुमने रिन्यू के लिए लिया हो या रिकंस्ट्रक्ट करवाने के लिए लिया हो, तब तुम्हें वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे डिडक्शन मिल जाएगी। क्लियर? मेरी बात समझ आ गई? अब बेटा इस पॉइंट एक को बार समझ, फिर से समझाना दोबारा है। बताता हूँ। कहता अगर आपने कोई भी लोन अपनी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, बनवाने के लिए, रिपेयर करवाने के लिए, रिन्यू करवाने के लिए लिया हो और उस लोन के ऊपर तुमने जितना भी ब्याज भरा होगा, इंटरेस्ट पे किया होगा, हम उस इंटरेस्ट को डिडक्शन दे देंगे। उस इंटरेस्ट की तुम्हें क्या मिल जाएगी? छूट मिल जाएगी, जितना भी तुमने इंटरेस्ट दिया होगा उस पे। क्लियर? यस तो फंडा समझेंगे, इस इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना आना चाहिए। देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 8 देखो। कह रहा है एक लोन लिया 6 लाख रुपए का 1 अप्रैल 2019 को फ्रॉम अ बैंक। कंस्ट्रक्शन के लिया हाउस के, दिल्ली में घर है उसका। जो लोन है उसका इंटरेस्ट रेट है 10%। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हो रही है? 15 जून 2021, और अभी भी पूरा का पूरा लोन बचा हुआ है। तो बताओ कितने इंटरेस्ट की रिडक्शन मिलेगी 2023 में? समझते हैं बेटा, इसको ध्यान से समझना, मैं बिल्कुल धीरे धीरे समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। लोन कब लिया बेटा? 1 अप्रैल 2019 को, 31 मार्च 2020, 1 अप्रैल 2021, 31 मार्च 2000 सॉरी 20, 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021, 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022, 31 मार्च 2023। दिस इज माय असेसमेंट ईयर। कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा, ये वाला ईयर, प्रीवियस ईयर? तो मुझे ये बताना है कि इस ईयर में कितने इंटरेस्ट की रिडक्शन मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की रिडक्शन कितनी मिलेगी। शुरू करें? तो डेट ऑफ लोन इज दिस, और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हो रही है? 15 जून 2021 को। तो 15 जून 2021 मतलब यहां हो रही है। सो दैट इज योर डेट ऑफ कंप्लीशन। एनी डाउट बेटा? नो सर। तो अब ध्यान से सुनना, सारे बच्चे माइक ऑन रखो, ध्यान से सुनो कि वह क्वेश्चन मुझको बताना मुझे। जिस साल घर कंप्लीट होगा ना, इस साल को पूरा ही छोड़ देंगे और इसके पिछले साल से इस पीरियड को हम क्या मान लेंगे? दैट इज माय प्री पीरियड। क्या मान लेंगे? प्री पीरियड। प्री पीरियड। और यहां से यहां तक क्या मान लेंगे? पोस्ट पीरियड। पोस्ट पीरियड। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। जो भी तुमने प्री पीरियड में टोटल इंटरेस्ट प्री पीरियड में, सर हाँ बेटा बोलो। प्री पीरियड हम फर्स्ट अप्रैल 2021 से पहले लेंगे या 15 जून 21 से पहले लेंगे? 1 अप्रैल मतलब ये लास्ट के 2 ईयर, ये साल पूरा ही छोड़ देंगे। दैट इज माय पोस्ट। अच्छा ये पूरा साल पोस्ट, ठीक है। हाँ ठीक है। तो जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी उसको छोड़ देना उसके पिछले साल से, ठीक है। तो यस। कहता कि जितना भी इंटरेस्ट तुमने प्री पीरियड में पे किया था उस इंटरेस्ट को डिवाइड बाई 5 कर देना, ठीक है। क्या कर देना? तो 5 का क्या लॉजिक है? एक क्वेश्चन इसके रूल बता रखा है कि हम सिर्फ 5 सालों तक ही तुम्हें वो एग्जम्पशन दे सकते। तो मतलब ऐसा समझ लो
अगर इसका इंटरेस्ट टोटल मान लो 10,000 दिया था इसने, तो हमने कहा भाई 5 से डिवाइड कर लो, 2-2 हजार करके हर साल ले लो। तो इस साल 2,000 मिलेगा, इस साल 2,000 मिलेगा, 22-23 में 2,000 मिलेगा, सॉरी 23 ना, 23-24 में 2,000 मिलेगा, 24-25 में 2,000 मिलेगा, और 25-26 में 2,000 मिलेगा। बस इसके बाद नहीं मिलेगा। समझे मेरी बात? यस सर। तो तुम्हें 5 साल तक की छूट मिल जाएगी, उसके बाद नहीं मिलेगा। क्लियर? सर एक बार फिर से बता दीजिए। अब देखो समझते हैं एक बारी, अब क्वेश्चन भी चलाते हैं। बेटा लोन कितना था? 6 लाख का। इंटरेस्ट कितना था? 10% का। तो आओ, इंटरेस्ट ऑन लोन 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 20, कितना हो गया लोन? 6 लाख का 10% कितना हो गया? 60,000। ये साल कंप्लीट। इंटरेस्ट ऑन लोन कब से कब तक? 1 अप्रैल 20 से लेकर 31 मार्च 21, कितना? 6 लाख का 6% 10%, ये भी कितना हो गया? 60,000। तो प्री पीरियड का टोटल प्री पीरियड इंटरेस्ट कितना हो गया? 1,20,000। 1,20,000। तो इसकी इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी? एनुअल लिखो, अमाउंट फॉर 1 ईयर। कैसा निकालेंगे? 1,20,000 डिवाइड बाई 5 कर देंगे, दैट्स इट। मेरी बात समझे? सर डिवाइड बाय 5 फिक्स्ड रहेगा। ये 5 फिक्स रहेगा क्योंकि 5 सालों तक ही मिलता है इसको। सर पर ये 5 तो पोस्ट के लिए हो गया ना। तो बेटा पोस्ट के लिए तो होगा। क्यों मिलेगा पोस्ट के लिए? गवर्नमेंट कहती है जिस दिन से तुम कमाना शुरू करोगे ना, उस दिन से तुम्हारी ब्याज पे छूट देंगे। अभी तो तुमने ब्याज खर्च किया है ना, ऐसा समझा। तो सुनो बेटा, अभी तुम्हारा घर बन रहा है इस पीरियड पे, इस पीरियड पे घर बन रहा है ना अभी। यस यस सर। सर। तो क्या गवर्नमेंट तुमसे वो इनकम पे टैक्स मांगने आएगी? ओ सर। नहीं मांगने आएगी, लेकिन तुम इंटरेस्ट तो पे कर ही रहे होंगे। हम्म। जैसे ही घर बन गया, अब गवर्नमेंट क्या करेगी? अब टैक्स लेना स्टार्ट कर दे। तो मैं क्या बोलूंगा? मैंने कहा वाह भाई वाह, जब मेरा घर बनाने था तब तो नहीं आ रहा था मुंह दिखाने के लिए, जो मैं ब्याज भर रहा था उसका कौन देगा? तो गवर्नमेंट कहती तू चिंता मत कर, तूने घर बनने से पहले जितना भी टैक्स दिया है, इंटरेस्ट दिया है ना, उसको मैं तेरे को 5 साल तक 5 साल दे रहा हूँ, उस माइनस कर लियो अपनी इनकम से। ठीक है समझ सर। समझ हाँ के मेरी जी। बात? हाँ जी सर। बस खत्म होगी बात। तो 5 साल का क्या बन गया? 24,000 पर ईयर बन गया। क्लियर? यस सर। तो अब जैसे अगला साल आया, तो मैंने यहां लिखा इंटरेस्ट फॉर प्रीवियस ईयर। क्या है प्रीवियस ईयर मेरा? 21-22। 6 लाख पे कितना दूंगा? 10%, 60,000। प्लस मुझे और कितना इंटरेस्ट पे छूट मिलेगा? इंटरेस्ट फॉर प्री पीरियड के लिए कितना? 1,20,000 डिवाइड बाई 5, दैट इज 24,000। तो मुझे इस साल कितना इंटरेस्ट पे छूट मिल जाएगी? 84,000 पे। आई बात समझ? सर बट फिर इसमें डेट क्यों गिवन है 15 जून? वो सिर्फ बता रहा कि इस दिन घर कंप्लीट हो गया तुम्हारा, बस। तो हमें इसकी इंटरेस्ट कैलकुलेशन से कुछ वो नहीं है काम? कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं, क्योंकि अच्छा घर कंप्लीट होने से इंटरेस्ट का कोई लेना देना थोड़ी ना होता है। ठीक है ठीक है। बैंक तो लोन लेने तुमसे स्टार्टिंग से चल रहा है। हम्म। आई बात समझ की नहीं समझ आई? आ गई सर। एक और क्वेश्चन करते समझ आ जाएगा अभी। देखो 9th, कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हो रही है? 28 फरवरी 2022 को। लोन कब लिया है? कहता 10 लाख का लोन लिया 12% पे। ये 3 केसेस है, तो समझते हैं इस क्वेश्चन। केस फर्स्ट, पहले केस में कब लोन लिया? 1 अप्रैल 2019 को।
तो मैं यहाँ बना रहा हूँ 1 अप्रैल 2019, साल खत्म हो जाएगा यहाँ पर 31 मार्च 2020, यहाँ तीसरा साल खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2021, फिर खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2022। कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। घर कब कंप्लीट हुआ? 28 फरवरी 2022 22। में। यहाँ कंप्लीट हो रहा है 28 फरवरी 2022 को। तो बताओ प्री पीरियड कौन सा? सर 19 से 21 तक। मतलब यहां से लेकर यहां तक मेरा सारा प्री पीरियड, यस। और इसमें जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट मुझे कब तक छूट मिलेगी उसकी? 5 सालों तक। तो 1 साल तो ये हो गया, हम्म। दूसरा 23 तक, तीसरा 24, 25, 26, तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। कोई डाउट? नो सर। क्लियर? लेकिन मुझे इन सब में से कौन सा साल की जरूरत है? 21 22। क्योंकि मेरे लिए यही मेरा प्रीवियस ईयर है। हम्म। तो मैंने बोला मुझे तुम्हारी रिक्वायरमेंट नहीं है, तुम लोग चले जाओ यहाँ से, मुझे सिर्फ इसकी चाहिए, कितना मिलेगा? क्लियर? तो जब मैंने इस साल ब्याज दिया तो कितना दिया होगा? 10 लाख पे 12%। कोई डाउट? नो सर। तो ये हो गया 12 लाख, कितना, 1,20,000 रुपए। 10 लाख पे 12%, 1,20,000 रुपए। यस सर। इधर भी कितना दिया होगा? 1,20,000 रुपए। टोटल कितना हो गया? 2,40,000 डिवाइड बाई 5, कितना हो गया? ये 48,000। तो मुझे प्री पीरियड का बेनिफिट यहां भी मिलेगा 48 का, यहां भी मिलेगा 48 का, यहां भी मिलेगा 48 का, यहां भी 48 का, यहां भी 48 का। कोई डाउट? नो सर। लेकिन मुझे इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मुझे सिर्फ ये वाला मिलेगा। प्लस करंट ईयर में भी तो ब्याज भरा होगा मैंने, कितना? 1,20,000। 1,20,000। तो टोटल कितनी छूट मिली मुझे? 1,68,000 की। एनी डाउट? सर ये 120 में से 48,000 को माइनस नहीं करना चाहिए बेटा हमको। ये भी इंटरेस्ट है, ये भी इंटरेस्ट है। हाँ बट उसकी तो हमको छूट मिल रही है ना 48,000 की इसकी तो। भी छूट मिल रही है, क्योंकि ये करंट ईयर में भी तो भर रहे हो ब्याज। लोन तो चल ही रहा ना, लोन खत्म थोड़ी ना हुआ है। हाँ बट 1/20 की छूट थोड़ी मिल रही है हमको। मिल रही है बेटा, इसकी भी मिलेगी, इसकी भी मिलेगी। ये किस लिए मिल रही है? पिछले साल के लिए। ये क्यों मिल रही है? जो अभी भर रहे हो। अभी वाले लोन पे क्यों छूट मिल रही है हमको? भैया हम कमा रहे हैं, गवर्नमेंट बोल रही है टैक्स दो, मैं बोल रहा हूँ भैया मैं ब्याज भी तो भर रहा हूँ लोन का मेरा। हाँ तो भैया कमाने पे मेरा खर्चा भी तो रहा, वो भी माइनस करो। हाँ हाँ हाँ। तो इसलिए मिल रही है। सर बट वही है ना कि पिछले इयर्स के भी तो हमें जो एग्जाम मिल रहा है वो हमें 48,000 ही तो मिल रहा है। 1,20,000 पूरा थोड़ी मिल रहा है, सिर्फ बेटा इंटरेस्ट 1,20,000 पे। तो हो गया, चेक करो। 240 हो गया, बल्कि 1,20,000 और 1,20,000 240। उसने 240 एक बारी में नहीं दे रहा, कह रहा मैं 5 साल में दे रहा हूँ तेरे को। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक ठीक है। है सर। हाँ ठीक है? और हाँ प्लस जी। करंट ईयर का भी मिल रहा है तुम्हें। हाँ ठीक है सर। क्लियर होगी मेरी बात? यस सर। तो जब हम अगले असेसमेंट ईयर में जाएंगे तो ये वाला चेक करेंगे, ये बेकार हो गया हमारे लिए। आगे बढ़ जाऊं? केस 2 देखो अब। बेटा यही समझने की चीज है और कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर, ध्यान से देखेंगे। केस 2, लोन कब लिया है उसने केस 2 में? 1 जून 2019। तो 1 जून 2019, साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 2020। अगला कब खत्म होगा? 31 मार्च 2021। अगला कब खत्म होगा? 31 मार्च 2022। अगला 23, 24, 25, 26, 27। तो मुझे कौन सा साल से मतलब है? 21 22। दैट इज माय असेसमेंट ईयर। मुझे चाहिए सिर्फ ये वाला प्रीवियस ईयर। तो अब घर कब कंप्लीट हो रहा है? इस दिन। यस सर। तो दैट इज माय प्री, और ये बाकी सारा पोस्ट। तो अब देखते हैं यहां से यहां तक कितने महीने होते हैं।
9 months. 9 के 10, अप्रैल मई 10 मंथ हो गया ना बेटा, 1 जून से है ना। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 10 मंथ्स। कोई डाउट? No, sir. तो 10 लाख का 12%, वो भी 10 महीने के लिए। अच्छा, तो सर जब लोन वाली हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें डेट ऑफ कंप्लीशन से मतलब नहीं है, सिर्फ लोन जब लिया है उससे यस यस, date बिल्कुल से। बिल्कुल, क्योंकि तुम्हें जो लोन मिल रहा है वो तुम्हारे घर बनाने के लिए मिला है ना। बैंक को उससे मतलब थोड़ी ना है कि तुम उससे घर बनाते हो कि क्या करते हो। बैंक का तो सिर्फ मतलब ये है कि भैया लोन दिया, मेरा ब्याज देते रहना। क्लियर? Yes, sir. यहां से यहां तक पूरे 12 महीने होते हैं। तो 10 लाख का 12%, ये हो गया 1,20,000 रुपए। तो यहाँ टोटल कितना इंटरेस्ट हो गया प्री पीरियड का? 2,20,000 डिवाइड बाई 5 कर देंगे, दैट इज 44,000। तो अब 44 यहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा। मुझे सिर्फ इससे मतलब है। और प्लस करंट ईयर का कितना मिल जाएगा? 1,20,000 रुपए और 44 ये, तो टोटल 1,64,000 की डिडक्शन मिल गई। कोई डाउट? सर मेरे को आवाज नहीं आ रही थी आपके बीच में, एक बार इस बार जो नया हुआ है फिर से समझा दो। नया मैंने कुछ नहीं करवाया, मैंने बस क्या करवाया यहाँ पर कि आपका 1 जून से लेकर यहाँ पर 31 मार्च कितने मंथ होते? 10 मंथ। हम्म। तो प्री पीरियड में 1,00,000 रुपए इस साल दिया ब्याज का, और इस साल दिया 1,20,000। तो 2,20,000 डिवाइडेड 5, ठीक 5 है। साल के लिए 44 मिल गया। तो हम्म, 44 प्लस करंट ईयर का 120, टोटल कितनी मिलेगी? 1,64,000। ओके। क्लियर बेटा? कोई डाउट? नो सर। ठीक है, ये सी पार्ट तुम्हारा होमवर्क है। आगे बढ़ जाऊं? क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। कह रहा आर ने एक लोन लिया 6 लाख रुपए का 12% के लिए 1 दिसंबर 2018 को। उसने एक और लोन लिया 5 लाख रुपए का 10% 1 अप्रैल 2019 को। कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस इज कंप्लीट 15 सितंबर। डिडक्शन निकालो, इंटरेस्ट की कितनी मिलेगी प्रीवियस ईयर में, और अभी तक कुछ भी पे नहीं करा। क्या मुश्किल है इस क्वेश्चन में कुछ? बताओ बच्चों। मुश्किल तो नहीं है। बस कहानी क्या कि 2 लोन आ गए, तो कोई बात नहीं, 2 लोन पे ब्याज मिलेगा हमें। तो समझा दे तो ध्यान से देखो, मैं डायग्राम बना दूं तुम्हें समझ आ जाएगी बात, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 10 है ये मेरा। तो मैं यहां बना रहा हूं, उसने लोन पहला कब लिया है? 1 दिसंबर 2018। तो 1 दिसंबर 2018 से लेकर 31 मार्च 2019, 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020, 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021, और 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022। मुझे तो इससे मतलब है ना, कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हो रही है? 15 सितंबर 2020। तो 15 सितंबर 2020 यहां पर कंप्लीट हो रही है। कोई डाउट? दूसरा वाला लोन हाँ लिख रहा थोड़ा हूँ, हाँ वो भी लिख रहा हूँ। दूसरा लोन कब लिया है उसने? 1 अप्रैल 2019 को। तो यहाँ पर डेट ऑफ लोन ये वाला है जिसमें 5 लाख का लोन है, और यहाँ पर है तेरा 6 लाख का लोन। यहाँ पर जो लोन अमाउंट है वो 6 लाख रुपीस का। और कितना परसेंट है दोनों पे? पहले पे 12% है और इस पे 10% है। कोई डाउट? नो। क्लियर? तो प्री पीरियड क्या हो गया? ये सारा प्री। सर अब अगर बाई चांस ये जो लोन इसने 1 अप्रैल 2019 को लिया है, हाँ, यही लोन अगर ये 2021 में लेता तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं प्री हम उसको का, छोड़ देते हो, प्री आता ही नहीं वो। तो प्री उस केस में निकाल ही नहीं सकते थे हम। नहीं निकाल सकते थे हम। अच्छा, ठीक है सर। क्लियर? तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा ना? आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बता दिया मैंने। अगर इन केस वो यहाँ ये लोन लेता तो हम ये प्री मानते ही ना, ये पोस्ट होता सारा। ठीक है सर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब यहां से यहां तक कितने मंथ हो गए? दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4 मंथ। यस सर।
तो मैंने क्या बोला, मैं ऐसे लिख देता हूं, दिसंबर से लेकर मार्च तक, पूरा लिख देता हूं, दिसंबर 18 से मार्च 19 तक कितना हो गया, 6 लाख पे 12% 4 मंथ के लिए, 6 लाख पे 12% 4 मंथ के लिए, दैट इज 24,000 प्लस, फिर यहां से यहां तक दोबारा लिख रहा हूं मैं, अप्रैल 19 से मार्च 19, 6 लाख पे 12% 72,000 तो मार्च प्लस, 20, मार्च 20। हाँ सॉरी मार्च 20 प्लस अप्रैल 19 से मार्च 20, 5 लाख पर 10% 50,000, तो टोटल मेरा कितना हो गया ये 1,46,000 डिवाइड बाई किससे करूंगा, 5। डिवाइड बाई 5, तो ये हो गया 29,200, क्लियर। और इस साल का कितना मिलेगा मुझे पोस्ट का, तो पोस्ट पीरियड का मैं लिख रहा हूं यहां पर 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021, नहीं अरे गलत हो गया, रुक जा रुक जा रुक जा, एक मिनट, मेरा प्रीवियस ईयर तो ये वाला है ना, मेरा प्रीवियस ईयर ये वाला है ना बेटा, यस सर। तो मुझे इस साल को कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी, नो सर। नहीं करेंगे, हम सीधा यहाँ करते हैं। तो देखो ये 292 यहाँ पर भी मिला होगा, यहाँ पर भी मिलेगा और आगे भी मिलेगा, मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं है, मैं तो सीधा यहाँ निकालूंगा। तो मैंने कहा भाई करंट ईयर का इंटरेस्ट कितना, 6 लाख पे सर 12%, हम सिर्फ 2 सालों का निकाल के डिवाइड बाय 5 कर देंगे। हाँ फर्स्ट बस 2 2 साल का इयर्स, निकाल डिवाइड 5 कर देंगे बस। मतलब जो फर्स्ट 2 इयर्स में उसने लोन ले रखा है बस वहीं का निकाल के। हाँ बेटा क्योंकि वहां तक हमने कमाना शुरू नहीं किया था ना, अच्छा ठीक है। ठीक है। अब यहाँ करंट ईयर में देख लो, तो पहले 6 लाख का 12%, 5 लाख का 10% और प्लस प्री पीरियड, तो ये हो गया 72,000, ये हो गया 50,000 प्लस 29,200, 72,000 50,000 प्लस 29,200, तो मेरा 1,51,200 रुपए का मुझे इंटरेस्ट और लोन पे डिडक्शन मिल जाएगी। कोई डाउट, आई बात समझ की नहीं समझ आई बेटा बीबी? सर अब हम प्री का पीरियड 1 अप्रैल 19 से 31 21 तक नहीं मान सकते थे? बेटा कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हो गई है, अच्छा कंस्ट्रक्शन, हाँ ठीक है ठीक है ठीक खत्म होगी बात, ये डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिख दिया, है। ठीक है सर, तो जिस ईयर क्लियर। में कंस्ट्रक्शन खत्म हो रही है उससे पहले वाला ही प्री हो पहले गया। वाले प्री होते हैं, बाकी सारे पोस्ट होते हैं। कोई डाउट, नो सर। सबको समझ आ गई यहां तक बात? आगे बढ़ सकता हूं? देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क तुम्हारा हो जाएगा, 12 भी होमवर्क हो जाएगा। इसके अंदर बस एक चीज सुन लेना, एक्सपेंस और रिपेयर का कोई काम नहीं होता, इंश्योरेंस प्रीमियम का कोई काम नहीं होता, ये सिर्फ कंफ्यूज के लिए दे रखा। क्लियर, कोई डाउट? नो सर। आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब एक और कंसेप्ट समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो। मान लो तुम्हारे पास घर है 3, हाउस 1, हाउस 2 और हाउस 3, ठीक है। तुम कह रहे हो हम तो तीनों घर पे ही रहते हैं खुद, सेल्फ ऑक्युपाइड है, क्या है। और जब भी अगर कोई भी घर सेल्फ ऑक्युपाइड होता है ना, उसकी जो नेट एनुअल वैल्यू होती है वो नील होती है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो मैं यहां लिख देता हूं, द एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी shall be nil।
एनी डाउट? किसी भी सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू क्या मानी जाएगी? नील मानी जाएगी। क्लियर? सर बट अगर वो बस कुछ मंथ्स के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड हो तो? कुछ मंथ के लिए तो नील हो जाएगी, बाकी जिस पे किराया पर दिया वो किराया लगा देंगे हम। ओके। यहां तक बात समझ आ गई? कैसे मैंने ऊपर करा था ना क्वेश्चन 9 मंथ वाला, बताता हूँ कौन सा किया था हमने। ये रहा, 8 महीने का किराया लगाया था क्योंकि 4 महीने वो खुद रहा घर पे अपने। ठीक है, कोई डाउट? यस। अब बात ये आती है, गवर्नमेंट कहती है अगर तुम 3 घर तुम्हारे पास है, हम तीनों को सेल्फ ऑक्युपाइड मानने नहीं देंगे। तो यहां लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट नोट सुनना। वेयर एसएससी हैज मोर देन 2 हाउस फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड, फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड, अगर एसएससी के पास 2 घर से ज्यादा सेल्फ ऑक्युपाइड के हैं, देन एसएससी में एक्सरसाइज एन ऑप्शन to treat any house to treat any 2 house as self occupied। मान लो 3 घर है, वो कहता तुम्हें चॉइसेस देता हूं, तुम किसी भी 2 घर को सेल्फ ऑक्युपाइड मान लेना, एंड रिमेनिंग शैल बी डीम टू बी लेट आउट, डीम टू बी लेट आउट। और जो बच जाएगा उसको क्या मान लोगे? डीम टू बी लेट आउट मान लोगे, मतलब लेट आउट मान के काम करोगे उस। मेरी बात समझ आई कि नहीं समझ आई? बोलो बच्चों। यस सर। सिंपल सी लैंग्वेज समझा के समझ आ गया? आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। सर बट वो ये कंडीशन, मतलब अगर उसके पास 2 घर है तो 2 में से वो एक रेंट नहीं कर सकता ना इनमें? अगर 2 घर है, 2 पे खुद रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। लेकिन 3 घर है, वो कहता नहीं तीनों में ही मैं रहता हूं, तो हमें दिक्कत। ठीक है। तो देखेंगे, क्वेश्चन देखते हैं, तब तुम्हें क्लियर हो जाएगी बात। क्वेश्चन 15 देखो, कहता है एक्स हैज 3 हाउसेस, जिसमें वो सब में सेल्फ ऑक्युपाइड है। देख रहे हो, 3 घर है, कहना तीनों में मैं खुद ही रहता हूं। तो बताओ तीनों की एनुअल वैल्यू क्या मानी जाएगी? अगर नील। तीनों में सेल्फ ऑक्युपाइड तो नील मानी जाएगी। हम्म। तो लेकिन रूल क्या कहता है भाई? किसी भी 2 को सेल्फ ऑक्युपाइड मान, बाकियों को मत मान। बात समझ रहे हो? तो यस सर। देखो, तो हमने क्या किया, अब देखो क्वेश्चन 15 करवा रहा हूं। तो पहले ऐसा करते हैं, सबकी एनुअल वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो, अज्यूम ऑल हाउसेस आर डीम्ड टू बी लेट आउट। अगर सारे ही घर क्या होते? लेट आउट होते। तो हाउस 1, हाउस 2 और हाउस 3, इन तीनों की एनुअल वैल्यू क्या निकलेगी अगर तीनों घर मैंने मान लिया कि किराए पर चढ़े होते? तो पहले देखते हैं क्वेश्चन में, एमवी और एफएमवी दे रखा है इसका, विच एवर इज हाईएस्ट 72, इन दोनों में हाईएस्ट 120, लोएस्ट कितना 1 लाख, इन दोनों में हाईएस्ट 80। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? तो मैंने यहां क्या लिख दिया, जीएवी 72,000, 1 लाख और 80,000। बेटा यहां तक कोई डाउट है आप लोगों को? नो सर। क्योंकि इस केस में एक्चुअल रेंट भी नहीं दे रखा, स्टैंडर्ड रेंट भी नहीं दे रखा, तो जो गिवन था मैंने वही लिख दिया। क्लियर?
माइनस क्या करेंगे, म्युनिसिपल टैक्स। कितना माइनस करेंगे, दे रखा है, ये रहा 6,000, 7,000 और 9,000। 6,000, 7,000 और 9,000। तो ये एनएवी कितनी आ गई मेरी, 66,000, 93,000 और 71,000। कोई डाउट? नो सर। माइनस क्या करूंगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%। और क्या माइनस करूंगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि लोन की बात है ही नहीं इसके अंदर, देखो कहीं पर, तो माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो सीधा क्या निकल जाएगा तुम्हारा, नेट। ये भी नेट एनुअल वैल्यू मान लो, या फिर सीधा इसकी एनुअल वैल्यू लिख दो। तो कितना हो गया ये, 30%, 19,800। 19,800। ये आ गया 14,6,200। ये तुम्हारा आ गया 27,300। एक मिनट, मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? नहीं, गलत लिख दिया, रुक जाओ। ये हो जाएगा 93,000 का 30%, 27,900 है। 65,100 और 71,000 का 30%, 21,300 माइनस 49,700। कोई डाउट? यहां तक क्लियर बेटा, यहां तक क्लियर? यस सर। अब देखो मैंने, अब मैं अगर मैं उसको सलाह दे रहा हूं, मैंने कहा एक्स भाई तू एक काम कर, अगर तू केस 1 बना रहा हो बेटा, देखेंगे सारे बच्चे, इफ हाउस 1 और हाउस 2 को तू सेल्फ ऑक्युपाइड मान ले, एंड हाउस 3 को तू डीम टू बी लेट आउट मान ले, डीम टू बी लेट आउट मान ले, तो क्या फर्क पड़ेगा, हाउस 1 सेल्फ ऑक्युपाइड, तो एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, नील। हाउस 2 की भी क्या हो जाएगी, नील। नील। और हाउस 3 की क्या हो जाएगी, 49,700। 49,700। टोटल कितनी आ गई तेरी, 49,700। कोई डाउट? मैंने कहा केस 2 देख, अगर तू हाउस 1 और हाउस 3 को सेल्फ ऑक्युपाइड मानता है और हाउस 2 को डीम टू बी लेट आउट मानता है, तो क्या होगा, हाउस 1 नील, हाउस 3 नील, और हाउस 2 की क्या हो जाएगी, 65,100। टोटल 65,100। मैंने कहा केस 3, अगर तू हाउस 1 को डीम टू बी लेट आउट मान और हाउस 2 एंड हाउस 3 को सेल्फ ऑक्युपाइड मान, तो क्या होगा, हाउस 1 की वैल्यू कितनी थी, 46,200, और हाउस 2 नील, और हाउस 3 नील। टोटल 46,200। तो बताओ तुम क्या सलाह दोगे, कौन सा बढ़िया है, बताओ हाउस किस, 2। ये वाला केस 3? बेटा जो सबसे कम होगा तभी तो टैक्स कम जाएगा। यस सर। तो इनकम जितनी ज्यादा दिखाएगी टैक्स उतना लगेगा ना। तो हम लिखेंगे देयर फॉर ही शुड ऑप्ट हाउस 2 and 3 as self occupied and house 1 be let out. Any doubt? सर 3 को लेट आउट करेंगे ना, 3 सबसे। बेटा यहाँ पर ये केस देखो ना, अगर हम ये केस लेते हैं तो टोटल इनकम मेरी इतनी बनती है, ये केस लूंगा टोटल इनकम मेरी इतनी बनेगी, और ये केस लूंगा तो टोटल अच्छा हाँ, इनकम मेरी इतनी ठीक है बनेगी। ठीक है ठीक है तो सर। मेरे लिए जो सबसे कम होगा मैं उसको सलाह दूंगा इसको करने के लिए। सर एनी डाउट? हाँ बेटा बोलो। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आपने एट द रेट 30% चार्ज सी, इसमें मेरे क्वेश्चन में दिखा नहीं, कहीं भी लिखा हुआ है 30%। बेटा ये भी रूल है, आपके पास दो डिडक्शन मिलती है। पहली डिडक्शन होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% की, 30% ऑफ एनएवी की, और दूसरी डिडक्शन होती है इंटरेस्ट ऑन लोन की, जो हमने अभी पीछे सीखी।
हाँ जी। ठीक है, तो ये रूल है, ये याद रखना। यहां तक बात समझ आई कि नहीं समझ आई? हाँ जी। आ गई? ठीक है, तो मैं इसके आगे अभी क्वेश्चन नहीं करवा रहा, आपका होमवर्क आज यहीं तक रहेगा। आप इसको कंप्लीट करो, क्योंकि इसके बाद एक नया कंसेप्ट आएगा छोटा सा, उसको हम अगली क्लास में करें, और अगली क्लास में चैप्टर खत्म हो जाए। सर कल होगी क्लास? कल तो नहीं होगी, परसों होगी क्लास, बाकी कल अगर होगी तो मैं बता दूंगा। आपके ओके कॉलेज सर। ओवर कब से हो रहे, कुछ आइडिया है आपको? सर एक्चुअली अभी प्रैक्टिकल